किताब फ़िक्शन से मुकालमा। मुसन्निफ़ इक़बाल खुर्शीद। दुनिया का बेहतरीन अदब इंतशार के दौर में सामने आया। हसन मंज़र। ज़िंदगी में कोई चीज़ अगर नफ़रत किए जाने के लायक है तो वो नफ़रत है। ये खरिया खरिया घूमकर कहानियाँ इकट्ठी करने वाले एक जय्यद तख्लीक़कार के अफ़साने का इब्तिदाइया है, रिहाई का इब्तिदाइया, जो ऐसे अदीब के क़लम से निकला है जिसके जुमलों की बुनियाद में नयापन है, जो रमूज़ औक़ाफ़ को बर्ताव को कला का दर्जा दे चुका है, जदीद माशरत को गर्विदा बना लेने वाली तफ़सीलात के साथ पेश करता है। माशरती तनूँ का भरपूर इज़हार देखना है तो इनकी कहानियाँ पढ़िए। यह हसन मंज़र का तज़किरा है, जिनके यहाँ इब्न इंशा को बेतकल्लफ़ाना फ़िक्शन लिखने की महारत नज़र आई। अनवर सदीद ने उर्दू अफ़साने को नई जहत अता करने पर मुबारकबाद दी। नया वर्क़ मुंबई के मुदीर साजिद रशीद ने इनका नावल वबा पढ़ा तो कहा, इसने तो मुझे पागल कर दिया। इफ्तिखार साहब ने मंजिलत अफ़सानगारों में इनका शुमार करते हैं। अहमद नदीम क़ासमी ने अफ़साने पत्ते का पानी के मुताले के बाद लिखा, लुत्फ़ आ गया। फैज़ साहब ने इनका दूसरा मजमुआ नदीदी पढ़कर तासुफ़ किया, हसन मंज़र का पहला मजमुआ इन तक क्यों नहीं पहुँचा। गिनती इनके असर हाज़िर के अहम अफ़सानगारों में होती है। इनकी पुख्तगी और गिरफ्त के नाक़दीन मुतरफ़ हैं। हाँ, आवाम ज़रा कम जानते हैं, थोड़े गोशानशीं वाक़ई हुए हैं, ताल्लुक़ात आमा के फ़न से नाबल्द हैं, कुछ प्रेमचंद के मानंद। इस वजह से अदबी सेमिनार्स में मनसब सदारत से कतराते हैं। अलबत्ता मुतरफ़ीन की कमी नहीं। एक वाक़या सुनिए। मुंतखब अफ़सानों का अंग्रेज़ी रूप, अ रिक्विएम फॉर द अर्थ, ऑक्सफोर्ड ने शाये किया। कुछ अर्से बाद अमेरिका के पैसिफिक काउंटी कम्युनिटी कॉलेज का ख़त मिला। मुबारकबाद दी गई कि साल 99 के पीटरसन फ़िक्शन प्राइज़ के लिए इनकी किताब शॉर्टलिस्ट की गई। दिलचस्प अमर यह है कि ना तो ये किताब पब्लिशर ने उधर भेजी थी, ना ही उसे मरतब करने वाले डॉक्टर उमर मेमन ने। इसके अलावा उनका एक मजमुआ खाक का रुतबा मौलवी अब्दुल हक अवार्ड नाम कर चुका है। नावल इंसान या इंसान एक मुकाबले में 2014 की बेहतरीन नस्ली किताब का हकदार ठहरा। इनका नावल ए फलक नाइंसाफ़ कराची लिटरेचर फेस्टिवल में साल की बेहतरीन करार पाया। अफ़सानों का मजमुआ झिझक भी निशान सपास का हकदार ठहरा। ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा तभी नफ्सियात के शोबे को देने वाले हसन मंज़र कुछ अरसे से बीमार थे। तबीयत संभली तो हम सवालात की टोकरी उठाए कर पहुँच गए। कुछ बरस कबल जिस उजली मुस्कुराहट के साथ हमें रुख़सत किया था, वो हनूस ताज़ा थी। मक़सदी अदब को दीगर नज़रियात पर फ़ौक़ियत देने वाले हसन मंज़र के यहाँ मकबूल अदीबों वाला ताम झाम नहीं। गुफ्तगू में बड़ी सहूलत रही। इससे कबल के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, ज़रा उनकी ज़िंदगी पर नज़र डाल ली जाए। जीवन कहानी। नाम सैयद मंज़र हसन, सन पैदाइश 4 मार्च 1934, जाए पैदाइश हापड़ उत्तर प्रदेश। वालिद सैयद मज़हर हसन रेलवे में मुलाजिम। घर का माहौल अदबी। वो 2 भाई 3 बहनों में उनका नंबर दूसरा था। छोटे भाई का इंतकाल 62 में हुआ। पहले मजमूए का इंतसाब इन्हीं के नाम है। बचपन में ख़ास खामोश तबे थे, खुश। शुमाली उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बचपन गुजरा। मुरादाबाद से इब्तदाई तालीम हासिल की। घराना मुस्लिम लीग का हामी था। मुरादाबाद फसादात की लपेट में तो नहीं आया। यह खौफ ने बंटवारे के बाद हिजरत की तहरीक दी। फिर हुकूमत भी मुलाज़मीन में से पूछ रही थी कि किधर के रहोगे। दुख और उम्मीद के तह मिले जुले जज्बात लिए दिसंबर 47 में लाहौर पहुँचे। रेलवे कैंप में 1.5 बरस गुजरे। 48 में मैट्रिक किया। फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज से होते हुए किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर तक रसाई हासिल हुई। ज़माना तालिब इल्मी में नज़रियाती झुकाव तरक्की पसंद तहरीक की जानिब रहा। मुलाजमत कराची में ले आई। 425 रुपये माहवार पे माड़ीपुर के सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम अस्पताल से मुंसलिक हो गए। रॉयल डच मर्चेंट नेवी में वक्त बीता। लालू खेत में प्रैक्टिस की। फिर सऊदी अरब का रुख किया। वहाँ शुमाली नाइजीरिया के शहर कदूना पहुँच गए। घने जंगलात में रहने का मौका मिला। वहाँ शहर एडा में बड़े बेटी की पैदाइश हुई। नाइजीरिया के सदर मुकाम डेगोस में अपनी बेगम डॉक्टर ताहिरा के साथ पब्लिक हेल्थ के शोबे में काम किया। तभी नफ्सियात में महारत हासिल करने की ख्वाहिश यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा स्कॉटलैंड ले गई। वहाँ देही माहौल के करीब से देखा। कुछ अरसे रॉयल एडवर्ड
अस्पताल में काम किया। यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया कोलमपुर में तदरीस की जिम्मेदारियाँ संभाली। 73 में पाकिस्तान लौटकर हैदराबाद से साइकेट्री का क्लिनिक शुरू किया। 2012 में ख़ानदान कराची मुंतकिल हो गया। वो बरस बाद इन्होंने प्रैक्टिस को खैरबाद कह दिया 2 बरस बाद इन्होंने प्रैक्टिस को खैरबाद कह दिया। मुतालाती सफ़र का आगाज़ घर ही से हुआ था। द खान पहला अफसाना जो इस्तिक़लाल लाहौर में शाये हुआ। अगला अफसाना 2 सड़कें 2 किनारे था जो 57 अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की नशिस्त में पढ़ा गया। यह हमारा वतन लाहौर में शाये हुआ। मेडिकल की तालीम मुलाज़मत की वजह से लिखने के अमल में वक़फ़े आते रहे। अलबत्ता जो लिखते सवेरा अदब लतीफ़ अफ़कार और दीगर जराइद में छप जाता। अहमद राही सफदर मीरा सबिहा लखनवी से ख़ासी मुलाकात रही। हैदराबाद में इलियास इश्क़ी से मिलने के बाद मजलिस मुसन्निफ़ीन से ताल्लुक़ कायम हुआ। जमहूरी लाइब्रेरी में हफ्तावार नशिस्तें होती थीं। दयाल दास क्लब में भी जाना रहता था। बाद में अदराक नामी अदबी तंजीम कायम हुई जिसकी नशिस्तें इलियास चिश्ती और हसन मंज़र के घर हुआ करती थीं। क्लासिकी मौसीक़ी के दिलदादा हसन मंज़र को सतिया जीतरे का फ़िल्में पसंद थीं। रूसी अदब मुताले में का महवर टॉल्स्टॉय के मद्दा पुश्किन को बाबाए अफ़साना करार देते हैं। जॉन स्टेनबेक, हेमिंग ठेकरे और थॉमस मान को भी सराहते हैं। उर्दू अफ़साना निगारों में कृष्णचंद बेदी, मिंटो और असमत का नाम लेते हैं। शायरी में गालिब खसरू और फैज़ पसंद हैं। 62 में शादी हुई। बेगम डॉक्टर तायरा मंज़र हसन चाइल्ड स्पेशलिस्ट थीं। कुछ ही अर्सा कबल इनका इंतकाल हुआ। एक बेटा 2 बेटियाँ हैं। तीनों की शादी हो चुकी है। बेटा सैयद नौफिल हसन इनके साथ प्रैक्टिस करता रहा। बड़ी बेटी न्यूयॉर्क में मेडिसिन के एक शोबे से मुंसलिक, छोटी बेटी नाजिया लंदन में है। चलिए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सवाल: दर्सगाहें तबाह की जा रही हैं, निज़ाम तालीम ज़वाल पज़ीर, ऐसे में क्या अदब सानवी तरजीह बन जाता है या तकाज़ा शिद्दत से इख्तियार करता है? जवाब: बामक़सद अदब का तकाज़ा यही है कि वह हालात के साथ चले, मनफी क़ुव्वतों की निशानदही करे, मुस्बत इक़दार के बारे में लिखे, उन्हें उभारे, कोशिश करे। आप इस राय से मुत्तफ़िक़ होंगे। दुनिया का बेहतरीन अदब या आर्ट इंतशार के दौर में सामने आया। बंटवारे से पहले अदीबों के पास एक वाज़ेह मकसद था, चाहे उसका इदराक ना रखते हों, मगर इस मकसद के लिए उनकी तख्लीक़ात को मुतासर किया। इसी तरह दूसरी आलमी जंग में के मौके पर सामने आने वाले अदब की मिसाल दी जा सकती है। सवाल: क्या गिरती शरह ख़वानगी इस अमल पर असरअंदाज़ नहीं होती? अगर शरह ख़वानगी बहुत ज़्यादा गिर जाए तो पढ़े लिखने वाले भी कम हो जाएंगे। तब अदब की ज़िम्मेदारी और भी ज़्यादा होगी और वो ऐसी चीज़ लिखे जिसका अबलाग हो, आसानी से आवाम में फैल सके, इन्हें तालीम पर उभारे। वो एक ज़िंदा माशरे की बुनियाद है। सवाल: क्या अदीब पर मौलिक रवैयों के ख़िलाफ़ लिखने की ज़िम्मेदारी आयद होती है? एक तबके का मौक़िफ़ है कि मकसद को सामने रख कर नहीं लिखना चाहिए। अगर अदब से आपका मकसद जासूसी, रोमानवी या तारीख़ी कहानियाँ हैं तो वो बग़ैर मकसद के भी लिखी जा सकती हैं, यानी लुत्फ़ के लिए। लेकिन संजीदा अदब हमेशा बामकसद रहा और बामकसद रहेगा। रूसी अदब देख लीजिए, फिर इस खत्ते में भी हिंदी, उर्दू, बंगाली अदब में भी वाज़ेह मकसदियत नज़र आती है। सवाल: रिहाई को लिख के कितने बरस गुजर गए, आपने नफ़रत और सिनफ़ी तफ़रीक़ के मौजू बनाया, क्या मज़कूरा मसाइल से निकल सके? जवाब: क़तन नहीं निकल सके, बल्कि पस्ती की तरफ गए हैं। सिनफ़ी, मज़हबी और रसानी तफ़रीक़ बढ़ती गई। दरअसल हर शोबे में बतदरीज ज़वाल आया है, हर शोबे में तबाही की तरफ जा रही है। ये फ़कत अदीब दानिश्वर की ज़िम्मेदारी नहीं, ये सियासतदान, माशरे के दीगर तबक़ात इसका काम में साथ देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जिनके पास इख्तियार था वो ख़ुद तबाही का सबब बने। सवाल: आसफ़ा लखना 63 में शरह शुरू किया, छपा 2006 में। वक़फ़ा का सबब सऊदी अरब के ज़माने में 3-4 बाब लिखे थे। फिर वक्त नहीं मिल सका। नफ्सियात की तालीम हासिल की, मुल्कों फिरा, मुलाज़मत की प्रैक्टिस करता रहा। हैदराबाद आकर वक्त मिला, तब मुकम्मल कर लिया। वो ख़ासा वक्त गुजर गया था, मगर मैं इस अरसे में अरबों से मिलता रहा। मुझे एहसास हुआ कि इनकी मिजाज में कोई तब्दीली नहीं आई है। हाँ, वहाँ का ज़हीन तबका ये ज़रूर सोचता है कि जब तेल ख़त्म हो जाएगा तब क्या होगा। फ़लसफ़ा में ये मौजू आता है। सवाल: आपके अदबी सफ़र के पहले निस्फ़ पर अफ़साना निगारी, दूसरे पर नावल गालिब रहा। ये फ़ैसला क़लम ने किया या मसरूफ़ियात ने? ये फ़ैसला फ़ुर्सत ने किया।
लिखने तो बहुत पहले शुरू कर दिया था। पहले कहानियाँ लिखी, फिर अफ़साने 1950, फिर एक नावल शुरू किया था। वो इंडिया में ज़मींदारी के ख़ात्मे से मुताल्लिक़ था। अब लगता है वो गलत फ़ैसला था, क्योंकि मैं वहाँ नहीं था। जो मवाद दरकार था वो फ़कत ख़ुतूत के ज़रिए मुझे नहीं मिल सकता था। फिर मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया। मैंने नावल उठा कर रख दिया, कभी मुकम्मल नहीं कर सका। मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद अफ़साने बहुत कम लिखे। ज़्यादा गुजारा नोट्स लेने पर रहा। हैदराबाद आने के बाद लिखने की बाकायदगी आई। सवाल: आपके फ़िक्शन के एहसास में बैनुल-अक़वामी या आपकी इनफ़रादियत भी है? क्या इसके पीछे नगरी नगरी का तजुर्बा है? जवाब: शायद एक सबब सफ़र भी रहा हो, मगर असल वजह यह है कि मुझे बचपन से हर शय में दिलचस्पी रही। लोगों से मिलना, उनका रहन सहन देखना, देही इलाके मुझे मुतवज्जो करते रहे हैं। अगर आदमी किसी एक मुल्क में जम कर रह रहा है तो वो इसी के बारे में लिखेगा। मैं स्कूल में था जब उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा। लाहौर में रहा, फिर कराची आ गया, फिर बैरून मुल्क चला गया। यानी मैं हरकत में रहा, किसी एक शहर में जड़ें नहीं रहीं। ऐसी अनगिनत अदीबों के साथ हुआ। मैं ख़ुद को कुल आलम का शहरी समझता हूँ। रंग और नाक नक्शे से क्या होता है? इंसान सारी दुनिया में एक ही है। सवाल: जड़ें एक जगह नहीं, मगर फिर भी कौन सा खित्ता है जिसको खुद से ख़रीद पाते हैं? इसका जवाब मेरा नावल धनी बख्श के बेटे है। वो खालिस्तान सिंध के बारे में है। यहाँ के रहन सहन, बोलचाल में बड़ी दिलचस्पी है। मैंने यहाँ के बारे में खुल कर लिखा है। धनी बख्श के बेटे पर कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस मुल्क में पैदा हुआ, जहाँ पेशा वाराना ज़िम्मेदारियों के सिलसिले में रहा, उनके बारे में लिखना चाहूँ तो शायद इस तरह नहीं लिख पाता। सिंध के देही वासियों के लिए मैं उन्हीं में एक फ़र्द था। सवाल: बरसों क़बल लिखे अपने अफ़साने सफ़ेद आदमी की दुनिया में आपने सफ़ेद कौमों के इस्तिसाली मिजाज को मौजू बनाया। लगता है सफ़ेद कौम अपने खुद बदलने को तैयार नहीं। जवाब: जी हाँ, रवैया तब्दील नहीं हुआ। बरतानिया अभी तक फ़ॉकलैंड में है, अमरीका गुआंतानामो में है। इसका ताल्लुक़ इनकी जंगी सूरत से है। इन्हें दिलचस्पी नहीं कि मकामी क्या चाहते हैं, इनके जज्बात क्या हैं। जब तक ज़रूरत है वहाँ रहेंगे। जब तक अरब नहीं ये समझ लेंगे कि इसराइल इनका नहीं, अमरीका का अटूट रंग है, इस वक्त ये दुहाई देना बंद नहीं करेंगे। अमरीका की जानिबदारी बरत रहा है। सवाल: मगरिब में नस्ल तासुब के ख़िलाफ़ क़वानीन मौजूदगी आपका मुशाहिदा क्या रहा है? तक़सीम अब भी है? जवाब: तक़सीम तो है, मगर अब इतनी वाज़ेह नहीं रही। इंटर में जिस बहुत हुई हैं, शिद्दत में कमी आई है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुई। अब भी नारे बुलंद हो जाते हैं। अभी फ्रांस में मशअल हुलब एक नावल सबमिशन आया है, जिसमें दिखाया गया है 2022 में फ्रांस इस्लामी मुमलिकत बन जाएगा। ये सोच इस नस्ली तक़सीम की पैदावार है, लेकिन बाशऊर लोग वहाँ भी नस्ल नफ़रत से दूरी बरतते हैं। सवाल: नाक़दीन आपको असर हाज़िर का अहम अफ़साना निगार करार देते हैं। ये भी कहते हैं आपको वो मुकाम नहीं मिला जिसका आप हक़दार हैं। वक़फ़ा लेते हुए जवाब: बात शायद सही है, मगर हमारे यहाँ पजीराई के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये सरगर्मियाँ इतनी अहमियत इख्तियार कर गई हैं जितना कि लिखना, और मैं ये काम नहीं कर सकता। गोशा नशीन किस्म का आदमी हूँ। आम लोगों में खुद से खुल कर मिल लेता हूँ, मगर अदबी तक़रीबात में जाकर लोगों से मिलना, फ़ोटो बनवाना, गड़बड़ा देना, अगर कोशिश भी करूँ तो मैं बड़े भोंडे तरीक़े से करूँगा। अमरीकी अदीब मैक्स वेल एक प्ले में एक किरदार कहता है, अंडा मुर्गी भी देती है और बत्तख भी, मगर बत्तख का अंडा कम खाया जाता है। क्यों? असल में जब मुर्गी अंडा देने वाली होती है तो शोर मचा कर सबको खबर करती है। बत्तख चुपचाप अंडा देकर चली जाती है। तो मेरा भी यही मामला है। अब कौन एक अंडा देने के लिए सारे जहां में कुड़ करता फिरे। चलें मौजू बदलते हैं। आपकी तख्लीक़ात जन्म कैसे लेती हैं? कभी यूँ होता है लिखने की कोई जी चाह रहा है, मगर नावल टाल रहा हूँ। कभी फ़ौरन लिखने बैठ जाता हूँ। अब इनक़लाब ईरान से मुताल्लिक़ एक अफ़साना है, बब्दा की रात। वो अफ़साना इस वाक़ये के एक हफ़्ते बाद मुकम्मल हो गया था। अलबत्ता कई चीज़ें बरसों में जहन में रहीं। अफ़साना ज़मीन का नोहा कॉलेज के ज़माने में जहन में आया था। उसे कई अशरों बाद मुकम्मल किया। अजीब बात है, दिन भर मुख्तलिफ़ काम करता रहता हूँ। जब सोने को होता हूँ तो क़लम चलने लगता है। सुबह उठकर देखता हूँ तो बहुत कुछ रद्द करना पड़ता है। ख़्याल आता है कि अफ़साना फ़लाँ जगह से शुरू करना चाहिए था। इस मामले में मुझे टॉल्स्टॉय से रहनुमाई मिलती है। वार एंड पीस लिखते हुए वो फ़ैसला नहीं कर पा रहा था कहाँ से शुरू करे। इसके ने पिशकन की कुछ चीज़ें देखकर फ़ैसला किया, जहाँ एक्शन है वो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, वहाँ से शुरू किया जाएगा। गैर ज़रूरी तमीज़ मत बांधे। वो रहनुमाई में मैंने अपना ली। अहमद अदीब क़ासिमी ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की एक नशिस्त में कहा था, अब्दुल अलीम शरर के नावल को एक बार
बोलना शुरू करती है तो कई सफ़ात तक बोलती चली जाती है। खैर खैर तो टॉल्स्टॉय की बात जहन में रहती है। दुनिया के बेहतरीन अरब में भी यही मामला रहा है। मैं मेज़ पर बैठकर लिखता हूँ, ज़रूरी हो तो हवाले की किताबें और लुग़त भी सामने होती है। सवाल: असास के अलावा आपके यहाँ जुमलों में नयापन है, रमूज़ और ख़ाफ़ का ख़ास बर्ताव है जिससे बेशतर फ़िक्शन निगारों ने नज़रअंदाज कर दिया। जी हाँ, मैं समझता हूँ इस बारे में एहतियात बरतनी चाहिए, ख़ासकर फ़िक्शन में। क़ारी पढ़ने में आसानी होती है, मैंने उससे फ़ायदा उठाया है। आप कहते हैं तरक्की पसंद तहरीक से बेहतरीन अदब जन्म लेगा। अगर तहरीक तामीरी थी तो यह दम की तोड़ गई। तरक्की पसंद फ़िक्र कभी इंतहाद का शिकार नहीं हुई। ये 1936 से पहले भी मौजूद थी। प्रेमचंद ने सिर्फ तारीफ़ नहीं कराया बल्कि ख़ुद इनके नज़रियात में शनाख्त किया अपने आप को। टैगोर ने बिल्कुल आखिरी में ख़ुद को इनके साथ शनाख्त किया। ज़िंदगी भर बहुत अच्छा लिखा, मगर आखिर में वो लिखा जो ज़माने जिसका तकाज़ा कर रहा था। 1925 में इन्होंने रेड ऑलंडर्स लिखा था, जिसके खेले जाने पर एक अरसे तक पाबंदी रही। तो मुझे समीत बहुत ने फ़ैसला नहीं किया कि हम तरक्की पसंद अदब लिखेंगे। जब लिखा तो ख़ुद को इस फ़िक्र से जुड़ा पाया। जब मैंने लिखना शुरू किया तब मैं तरक्की पसंद अदब के नाम से तक वाक़िफ़ नहीं था। कई ममालिक में इस किनारे के साथ पैदा हुए और ख़त्म हो गए, मगर फ़िक्र अब भी मौजूद है, इससे ज़वाल नहीं हुआ। इब्तिदा में तो नहीं जानते थे कि अब क्या मामला है, क्या ख़ुद तरक्की पसंद कहेंगे। इस लिहाज से मैं माशरे में तरक्की चाहता हूँ जिस तरफ माशरा जा रहा है, इसे नापसंद करता हूँ। अलबत्ता फ़िक्री तहरीक जिसकी बुनियाद 1936 में पड़ी थी, कभी इसमें ख़ुद को फ़िट महसूस नहीं किया। कभी कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर नहीं गया। इस चीज़ को नापसंद करता हूँ कि कोई आपके हुक्म दे कि आप ये लिखें और ये नहीं। बाज़ कम्युनिस्ट के ख़यालात से मुत्तफ़िक़ हूँ, मगर कुलियती कम्युनिस्ट नहीं हूँ। कुछ मौलाना हज़रत मोहद्दी वाला मामला है मेरा। आपने एक इंटरव्यू में कहा था आपके ख़्याल को दोहराना पसंद नहीं करते। कुछ नाक़रीन तरक्की पसंद अदीबों पर ख़्याल दोहराने का इल्ज़ाम लगाते हैं। ख़्याल को दोहराने से अदब रिवायती होता है। जिन्होंने ख़ुद को इससे बाहर रखा वो नहीं डूबे, जिन्होंने नारा बनाया वो ख़त्म हो गए। ज़िंदगी इतनी महदूद नहीं कि एक नारे पर ख़त्म हो जाए। हिंदुस्तानी फ़िल्म गर्म हवा की बहुत तारीफ़ होती है, वो असमत ने लिखी है। इसका अख्ताम बेरफ्त है। मुसलमान घराना पाकिस्तानी ज़ियारत कर रहा है, उसका बेटा सर झंडा उठाए लोगों को देखता है और उनके साथ चल देता है। अख्ताम के अलावा बाकी कहानी बहुत अच्छी थी। मेरे ख़्याल में वो हिस्सा असमत का लिखा हुआ नहीं। वो इस किस्म की नारेबाजी नहीं करती थी, मगर हिदायतकार को कहीं ना कहीं तो कहानी ख़त्म करनी थी। इन्होंने नारे का सहारा लिया। अलामत और इश्तिहारत तो आपके यहाँ भी हैं, मगर तजरीदियत से इज्तनाब बढ़ता। मेरे लिए इसमें कोई अपील नहीं थी। वो मुझे बीमार सा नज़रिया लगा। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, मगर मेरी राय ही है। हमें आपकी नज़रिए किताब की सूरत में मिलेंगी, वो अभी इतनी नहीं है। वैसे मैंने बहर में नज़में कही हैं। ये शौक़ अफ़साना निगारी के बहुत अरसे बाद पैदा हुआ। स्कूल में इंशाइया वगैरह लिखा करता था। बाद में आलमी अदब पढ़ा, अंदाज़ा हुआ कुछ चीज़ें मरोजा अंदाज में नहीं कही जा सकती। इसके लिए मगरिब का एक तर्ज इस्तेमाल करता रहा, जिसे प्रोज़ पोइट्री कहते हैं। इस ज़मन में मैंने पहले गीतांजलि पढ़ी थी। बाइबल भी इसी तर्ज पर है। सवाल: तजरीदियत वाले भी तो यही कहते हैं, अगर मरोजायत का रामत नहीं है तो नया तरीक़ा अख्तियार किया जाए। जवाब: सही है, ज़रूरी नहीं कि तरक्की पसंद और तजरीदियत पसंद हर मामले पर इख्तिलाफ़ करें। अगर कोई सही बात करे तो ठीक है, बेशक कभी कभार हयत करामत नहीं होती। असल इख्तिलाफ़ नस्ली निज़म के नाम पर है। आप इसे प्रोज़ पोइट्री कह लें। मेरी ज़्यादा नज़में फ़लस्तीन के बारे में। सवाल: हमारे यहाँ दो इंतहा हैं। एक गिरोह कहता है आज बैनुल-अक़वामी मेयार का अदब तख्लीक़ हो रहा है, दूसरा कहता है हम बेनिशा हैं। आपकी राय क्या है? जवाब: गालिब के मगरिब में अनगिनत परस्तार हैं। यही मामला इक़बाल का है। दरअसल हमारे यहाँ किताबें बहुत कम तादाद में शाये होते हैं, बाहर भी नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह तराजुम का ना होना है। हिंदुस्तान छोड़ने के बाद अंग्रेज़ों को उर्दू की ज़रूरत नहीं रही। इस वक्त ज़रूरत ये थी कि उसे राब्ते का ज़रिया बनाकर हिंदुस्तान पर हुकूमत करें, इसलिए इन्होंने उर्दू को अहमियत दी। अब वहाँ कुछ अदीब हैं जो अपने तौर पर तर्जुमा करते हैं, मगर यह अदद क़लील है। यह बेदारी का मामला है। समाज में बेदार होगा तो तराजुम होंगे। हमारे यहाँ लोगों के लिए उमर मेमन ने बहुत काम किया। सवाल: आपकी तख्लीक़ात का अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुआ? क्या किसी का ख़याल कामियत के साथ दूसरी ज़बान में तर्जुमा हो सकता है? ये मामला हर ज़बान में है। वार एंड पीस को लीजिए, उसको अंग्रेज़ी में 8 तराजुम हो चुके हैं। मैंने पहला तर्जुमा पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ख़्याल था कि अब मज़ीद की ज़रूरत नहीं होगी। कोई कमी महसूस होगी। मेरे नज़दीक
तर्जुमा तख्लीक से ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर कलमकार पैसों के लिए तर्जुमा कर रहा है तब तो ठीक है। हाँ, अगर अपनी तशफ़ी के लिए अदब की खदमात कर रहा है तो बिलाशुबा बहुत मुश्किल है, मगर ये सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि लोग करीब आएँ, नफ़रतें ख़त्म हों। हमारे यहाँ जो लसानी तफरीक़ है इसकी वजह यही, हम एक ही शहर में रहते हुए एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। सवाल, इंतज़ार साहब के इंटरनेशनल में बुकर प्राइज़ के लिए नामज़द होने के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर उर्दू अदब को मकबूलियत का इम्कानात बढ़े हैं? हाँ, मेरे ख़्याल में ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। मुझे बड़ी हैरत हुई थी जब मुझे अमेरिका से एक ख़त मिला कि मेरी किताब को पैटरसन फ़िक्शन प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन अफ़सानों का तर्जुमा फ़ारूक हसन, मोहम्मद सलीम रहमान और उमर मेमन और दीगर अहबाब ने किया था। किताब उमर मेमन ने एडिट की। ना तो उमर मेमन ने उन्हें मुकाबले के लिए भेजा, ना ही पब्लिशर ने, यानी पैटरसन फ़िक्शन वालों ने खुद ही इसे देखा और परखा, यानी उनके यहाँ दिलचस्पी तो मौजूद है। दुनिया भर में अदब दरियाफ़्त का ज़रिया है, मगर उर्दू में यह मामला नहीं। आप बहुत अहम बात की तरफ आए हैं। जवाब, कभी अदब या का ज़रिया था, मगर वो कल्चर ख़त्म हो गया। जब मैंने नावल पर काम शुरू किया था, क़मर जनालवी मरहूम शायर, अफ़साना निगार, अदबी पर्चा निकाला करते थे। इन्होंने नावल को 1200 रुपये दिलवाने की पेशकश की थी। ये 50 की दिहाई की बात है। ये तब अच्छी रकम हुआ करती थी। अब तो पब्लिशर पूछता है आप कितना सरमाया लगाएंगे अगर हम छापेंगे, आप कितनी ख़रीदेंगे, आपसे पैसे ले लेते हैं मगर वादे के मुताबिक नहीं छापते। अदीबों का सबसे ज़्यादा इस्तेसाल नाशरों ने किया। इस मामले में हुकूमती किरदार अदा कर सकती थी, मगर कुछ नहीं किया। अगर किया तो बहुत ही महदूद पैमाने पर। कई अदबी जरीदों अदीबों के ताउन से चल रहे हैं, यानी अदब सर घाटे का सौदा है। क्या हमारे यहाँ कोई मुसन्निफ़ बैनुल-अक़वामी मेयार तक पहुँच सके? अफ़साने के बारे में कहा गया है वो बैनुल-अक़वामी मेयार तक पहुँचा, नावल का शायद ये मामला नहीं। मेरे ज़माने में 2 ही नावलों का तज़किरा होता था, एक अमरोजा, दूसरा गुलदान, बाकी या तो रोमानवी नावल थे या इस्लाही नावल। सवाल, बाद में आग का दरिया और उदास नस्लें आए जिनके मुसन्निफ़ीन को तवील इंतज़ार के बाद खुद अंग्रेज़ी तर्जुमा करना पड़ा। जवाब, हाँ, खुरतुरैनी ने इसका तर्जुमा किया। मुझे नहीं पता वो बैनुल-अक़वामी मार्केट में इतना खपा सकीं। वो तर्जुमा तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा, अलबत्ता बंगाली अदब के जो अंग्रेज़ी तर्जुम पढ़े वो बैनुल-अक़वामी मेयार के नज़र आए। सवाल, ये जो एक के बाद एक खित्ते के अंग्रेज़ी फ़िक्शन निगारों को बैनुल-अक़वामी अवार्ड से नवाजा जा रहा है, इसका सबब क्या है? उर्दू तख्लीक़कार। जवाब, उर्दू तख्लीक़कार की नज़र किसी और चीज़ पर होती है। इनके अंग्रेज़ी लिखारियों की नज़र इस चीज़ों पर मरकूज़ होती है जिन्हें मग़रिब पसंद करता है। किसी ने कहा था अगर कोई अंग्रेज़ भी हिंदुस्तान से मुताल्लिक़ फ़िल्म बनाएगा तो इसमें 2-3 चीज़ें ज़रूर होंगी। मोड़ नाच रहा होगा, सपेरा साहब का तमाशा सरेआम दिखा रहा होगा, हाथी बाज़ारों में चला जा रहा होगा। अंग्रेज़ी में लिखने वाले वो मनाज़िर पेश करते हैं जिनके सारिफ़ मौजूद हैं। सवाल, रूसी अदब के बाद लातीनी अमरीकी अदब का अहद आया, इसने उर्दू असरात मुतरत्तिब किए। उर्दू में मेरी नज़र इस तासुर की कोई चीज़ गुजरी नहीं। मुस्तक़बिल के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वैसे कोई जहन में बनाकर नहीं लिख सकता। बाल्ज़िक जैसा या मार्किस जैसा लिखे, मुताले से ये चीज़ें लाशऊरी तौर पर जहन का हिस्सा बन जाती हैं, अज़ खुद इज़हार करती हैं। सवाल, लिखने वाला जिन्हें पढ़ता है उनके असरात भी कबूल करता है, शऊरी तौर पर नहीं। अपने मामले में इस अमल को शनाख्त कर सकता हूँ। मेरे नावल इंसान है इंसान से मुताल्लिक़ लाहौर के एक नक़ाद का सवाल आया था। इन्होंने अंजाम से मुताल्लिक़ पूछा। मैंने कहा अगर आपका सोचा हुआ अंजाम होता तो ये टॉलस्टॉय का अफ़साना गॉड सीज़ द ट्रुथ बट वेट्स बन जाता। तो जहाँ एक अदीब दूसरे से मुतासर होता है तो वहीं अपनी तख्लीक़ को इससे अलग भी रखने का हुनर जानता है या सीख लेता है। सवाल, उर्दू में आपकी तवज्जो क्लासिकी अदब पर मरकूज़ रही। जी हाँ, मैंने उर्दू का जदीद अदब कम पढ़ा। गुज़िश्ता 20-30 बरस में कुरान के तराजुम और तफसीर बहुत पढ़ी, इसमें मेरा काफ़ी वक्त सर्फ हुआ। दौरान सफ़र मोहम्मद मारमुर इब्तिहाल का तर्जुमा कुरान और दीवान गालिब साथ रखता हूँ। अब भी अगर कोई लंबा सफ़र पड़ जाए तो दोनों साथ होंगे। आखिरी सफ़र के अवाइल ज़िक्र काफ़ी होगा। सवाल, दीगर मज़ाहिब की कुतुब मुताले में रहती हैं, कुछ चीज़ें बहुत लुत्फ़ देती हैं। बाज़ किताबें बार बार पढ़ता हूँ। उमराव जान अदा मैंने कई बार पढ़ी। रामायण के 6-7 वर्जन पढ़ चुका हूँ। वाल्मीकि की रामायण अलहदा, तुलसीदास की अलहदा, राजगोपालाचार्य और R.K. नारायण की रामायण महाभारत भी पढ़ी हैं। आजकल जर्मन स्कॉलर मोहम्मद असद की सही बुखारी की तफसीर का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। लगता है जैसे आप किसी बड़े आलिम के रूबरू बैठे हों। सवाल, लाहौर और यहाँ के फ़िक्शन निगारों में राब्ते का वाज़ेह फ़क़दान नज़र आता है, कुछ चपकलिश भी है। जवाब, फ़ासला तो खैर है। यहाँ के अदीब पंजाब में कम छपते हैं, वहाँ वाले यहाँ कम छपते हैं। अलबत्ता पंजाब नशर व इशाअत का बड़ा मरकज़ है।
वहाँ वालों को ये फ़ायदा हासिल है। सवाल, ज़बान ये फ़ासला नहीं पाट सकती तो कौन पाटेगा? जवाब, एक ऐसी चीज़ पाट सकती है तालीम का बढ़ना, किताबों की इशाअत और सर्कुलेशन। यहाँ सर्कुलेशन के लिए है ही नहीं। सवाल लिखने के अफ़कार की 10 कॉपियाँ कहीं भेजते तो बाद में ख़त लिखा करते, जनाब इनके पैसे भिजवाएँ। इस मसले को अदीब या पब्लिशर दुरुस्त नहीं कर सकते, ये काम हुकूमत को करना चाहिए, मगर इस तरह नहीं जैसे ज़िया-उल-हक़ ने किया था कि इस्लामी तारीख़ नावल ख़रीद ना हर कॉलेज और लाइब्रेरी के लिए लाज़िम करार दे दिया था। सवाल, ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा हैदराबाद सिंध में गुजारा। इस ज़माने में आपकी तहरीर कम ही शाये हुई। इस ज़माने में इतना नहीं लिखा जितना अब लिख रहा हूँ। शाम को थका हारा घर लौटता था, इतवार रोज़ लिखने बैठता। सफ़ेद आदमी की दुनिया बरसों जहन में रहा। ये 64 में मेरे जहन में जागा था, 81-82 में कहीं जाकर लिखा, वो भी एक ही इतवार में। इस ज़माने में मैंने कराची की नशिस्तों में ज़्यादातर शिरकत नहीं की, मगर लाहौर में जो तनक़ीदी मेयार था वो हैदराबाद में नज़र नहीं आया। वहाँ गज़ल अफ़साने पर ज़ोर था, तनक़ीदी मज़ामीन बहुत कम लिखे जाते। नज़म इन नशिस्तों में कभी सुनी नहीं माँ सिवाय अपने नज़म के। सवाल, हैदराबाद में सिंधी अदीबों का भी एक हल्का था, इससे सेहतमंद मुसाफ़क़त पैदा हुई है तसादुम? ना तो तसादुम था ना ही मुसाफ़क़त, दोनों एक दूसरे को नज़रअंदाज करते थे। सिंधी अदीब उर्दू नशिस्तों में कम ही आते थे, उर्दू वाले तो बिल्कुल ही नहीं बुलाए जाते थे। ये शिकायत मुझे सिफ्त हसन ने भी की थी। वैसे सिंधी अदीबों को उर्दू आती है, अलबत्ता उर्दू वालों को सिंधी बस ज़ुबान ही ना खुलवाएं। सवाल, दोबारा ज़िंदगी मिली तो फिर क्या यही किरदार पसंद करेंगे? जवाब, हाँ, मगर ऐसे मुल्क के अदीब के तौर पर खुद को नहीं देखना चाहूँगा जहाँ किताबें छपती ही नहीं, पढ़ी नहीं जाती। मैं नौजवान अदीबों को यही कहता हूँ कि ठीक है आप लिख रहे हैं, मगर खाने का सौदा घाटे का सौदा है।